इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़ियात, बेदारी शऊर और हक़-गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 7। आज हमने प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा चेंज किया कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम प्रोग्राम ज़रूर करेंगे और आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ जिसका हमने आपसे वादा किया है सॉल्यूशंस के साथ ज़रूर रखेंगे। जो वीक हमारा गुजरा है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर हमारी जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी, इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं और बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो उन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम कवर कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे तज़ियाकार सैयद सलमान शाह को शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले मच इंसिडेंट के हवाले से। मच इंसिडेंट जैसा कि आपको पता है कि मच एक जगह है जो कि बलूचिस्तान में है वाक़ है और एक बोलान जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक टाउन है छोटा-सा जहाँ पर कोल माइन वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, जिनको किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। कुछ लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलियाँ मारी गईं, कुछ को ज़िबा किया गया। और ये जगह जो है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है क्वेटा के। और जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद 6 दिन तक जो वुरसा थे उन्होंने जो डेड बॉडीज़ थीं जो शहीदों की, उनके साथ एहतजाज किया और बहुत ज़्यादा उनका कड़ा एहतजाज था। उसका रीज़न ये था कि उसके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई थीं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रहीं साथ-साथ और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भी, मीडिया भी कवर करता रहा, सोशल मीडिया भी कवर करता रहा और उनकी बहुत सारी डिमांड सामने रखी गई जिसके अंदर जो हुकूमत के जो लोग थे, जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पहुँचे, उनकी डिमांड्स को माना गया और उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उनसे नेगोशिएशंस करें। जबकि हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा-सा रिलक्टेंट थे वहाँ जाने में। उन्होंने ये कहा कि जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी बेहुरमती ना की जाए, उनको पहले दफना दिया जाए, उसके बाद फिर वो आने को तैयार हैं। तो इसी पूरे पस मंज़र को देखते हुए हम जानना चाहेंगे सलमान भाई से कि सलमान भाई, ये जो मच इंसिडेंट है इसके अंदर हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डिफरेंट, जो कि अपोजिशन है या पीडीएम के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी वहाँ पहुँची थी। उन्होंने कोशिश की कि इसको पॉलिटिकली हिट किया जाए, इस पूरी सिचुएशन को इस्तेमाल किया जाए और गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई है। तो पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जी। जी अहमद, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ तक बात है पीडीएम का, तो उन्होंने इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज़ करने की जो है वो कोशिश की पूरी तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाई। इमरान खान की तरफ से ये बात है कि जो है ना वही वाली बात है कि हम हमेशा करते हैं, हम थोड़े से रिएक्शनरी अप्रोच वाले लोग हैं। ये 5 दिन नहीं लगने चाहिए थे, जल्दी से जाके ये कर लेना था मामला, लेकिन उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो इस वजह से नहीं गए कि उनको सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं थी, सिक्योरिटी दारों की तरफ से। तो किसी भी मुल्क का सरबराह जो है वो इस तरीके से जो है वो नहीं जा सकता जब तक कि उसको सिक्योरिटी की जो है वो क्लीयरेंस ना मिल जाए। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो ज़रूर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इस कैपेसिटी में उनको जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कुछ क्लीयरेंसेस से गुज़रना पड़ता है और उनके लिए ये एक ट्रैप भी साबित हो सकता था, जो कि सिक्योरिटी दारों ने उनको कहा था, इस वजह से इतना वक़्त था। जहाँ तक बात है धरने वालों की, तो उनके जो मुतालबात थे, उनका ये जो सान्या हुआ, ये बिल्कुल जस्टिफाइड था और उन्होंने इस पे जो गिरिया उसारी की, वो बिल्कुल काबिल एहतराम है और इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। इनको प्रोएक्टिवली जो है वो काउंटर करना चाहिए और बाय द वे आपकी एजेंसीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने से पहले ही काउंटर कर चुकी होती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी उनका ज़िक्र नहीं करता या वो बातें सामने नहीं आती। तो आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। एक आध वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं और जो कि
बहुत ही जो है वो मज़म्मत के काबिल हैं। लेकिन उसमें आप ये मत भूलिए कि उसमें जो जो रंग देने की कोशिश करी इस पूरे वाक़ये को वो है फ़िरक़ावारियत वाला। इसको मत भूलिए। और कुछ अरसे पहले आपको याद हो तो इंडिया के एक जो है वो रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर गौरव आर्या, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो के ज़रिए ये बात बताई कि जो फ़ॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की वो फ़िरक़ावारियत वाली है। आप जो है शिया सुन्नी और देवबंदी बरेलवी इनके दरमियान जो है वो आप जो है वो आग लगा दें और तफ़रक़ा फैला दें और आप फिर देखें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में खुद ही जो है वो पाकिस्तान जलकर ख़ाक हो जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कोई भी ऐसे वाक़ये पे कमेंट करने से पहले और इसको मज़ीद हवा देने से पहले कोई ऐसी चीज़ को हमारे तमाम पाकिस्तानियों से हम इल्तिजा करेंगे कि ये बात ज़रूर रखें कि आपका दुश्मन जो है वो वेट कर रहा है इस बात का, इंतज़ार कर रहा है कि आप इस तरह की कोई गलती करें और वो उसको एक्सप्लॉइट करे पूरी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले को जो है वो थोड़ा देर लगा, लेकिन ये है कि देर लगने के बावजूद जो है इसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया और तरीके से इसको जो है वो एहसन तरीके से निपटा दिया गया। जहाँ तक बात है पीडीएम की, देखें पीडीएम ने तो मैं आपको पहले भी बताया उनके पास कुछ है नहीं, तो इस तरह की चीज़ें अगर इनको मिल जाती हैं तो इनके लिए तो ये वो है कि एक ये वेंटिलेटर पे हैं, तो इनको एक मसनूई साँस मिल जाती है, इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो इनको एक मसनूई साँस मिल जाती है कुछ अरसे के लिए कि जिस पे ये पॉलिटिक्स कर सकें। मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पे गईं, उन्होंने उनसे जो है बुरसा से मिली और ये बात हुई और उन्होंने बड़ा अफ़सोस का इज़हार किया। लेकिन वो कभी भी जो है वो मॉडल टाउन नहीं गईं लाहौर, वहाँ जाके उन्होंने किसी बुरसा से कभी मुलाकात नहीं की, जो कि लाहौर के बीचों-बीच है और बाकायदा दिन-दहाड़े वहाँ पर भी लोगों को जो है वो पॉइंट ब्लैंक पे गोलियाँ मारी गईं। तो यहाँ पर हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर जो है हमारा मीडिया जो है उसको भी इस बात को हाइलाइट करना चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और बाय द वे वो तो बाकायदा स्टेट ने मारी थी। वो जो वायलेंस किया था मॉडल टाउन में वो स्टेट ने किया था। यहाँ तो दहशतगर्द हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान की रियासत उससे नबर्द आज़मा है। हम लड़ रहे हैं सिंस 9/11 जो हम पर एक वॉर मुसल्लत की गई है, वो आज उसको तकरीबन 19-20 साल होने को आए हैं। हम उससे लड़ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर हम जानें दे चुके हैं। आपको पता है 100 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है डॉलर और अभी ये वॉर खत्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ी जा रही है। हम इस सब को थोड़ा-सा कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि वाक़या इतना सीधा नहीं है। ये मच का वाक़या जो हुआ है, निहायत ही अफ़सोसनाक है और ये अपने नौइयत का एक वाक़या है, जो कि एक सीरीज़ की एक कड़ी है। देखें, एक तो उसका एंगल हमने बताया कि फ़िरक़ावारियत जो है वो जो है उसकी आग भड़काने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये है कि आपकी रियासत को मफ़लूज करने की कोशिश की। और देखें कि 5 दिन तक जो है मैं अगर कराची की बात करूँ तो मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि सड़कें बंद कर दी गईं और जो अवाम है वो अज़ियत में आ गई, ठीक है? अवाम को हुकूमत को नेगोशिएट करना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब वहाँ नहीं जाते, जो कि वो कह रहे थे कि सिर्फ़ हम इमरान खान साहब से ही मुज़ाकरात करेंगे, इसके अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो कम से कम अब हुकूमत को इस तरह के वाक़यात के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पर। उसकी वजह ये है कि आप कब तक ये एक वाक़या होगा और आप 5 दिन में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हुकूमत के पास इतना वक़्त नहीं होता, कभी-कभार आपके पास इतना वक़्त नहीं होता, आपको जल्दी-जल्दी मामला निपटा देते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको वही कहानी है कि आपको अपना इंसाफ मुहैया करने का जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा-सा तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब मामलात होते हैं इस तरह के, तो एक कमिटी बैठती है, वो अपनी फाइंडिंग्स देती है, फाइंडिंग्स पे फिर अमल दरामद के लिए टाइम लगता है और हम देखते हैं कि उसको एक और वाक़या जो है वो रिप्लेस कर लेता है। तो हम भूल जाते हैं, हमारी बहैसियत कौम हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, तो हम भूल जाते हैं, आगे मूव ऑन कर जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप रियली सीरियस हैं इस बारे में कि इस तरह के मामलात आइंदा ना हो, तो आपको इसको जड़ को जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा और आप जब जड़ की बात करते हैं, तो ये जियोपॉलिटिक्स है। पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अफ़गानिस्तान से आपके यहाँ इंसर्जेंट्स आते हैं, कौन उनको भेजते हैं, कहाँ वो ट्रेन होते हैं, कौन उनको फंड करता है, ये सारे मामलात आपको देखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये ऐसे ही होगा कि आप जो है वो मर्ज़ की सिर्फ़ जो है वो तशख़ीस गलत तरीके से कर रहे हैं और आप जो है, जो उसके सिम्पटम्स पे ध्यान रख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसकी वजह क्या है। तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अमाजगह बनी हुई है इंडियन बैक्ड दहशतगर्दों की और वो वहाँ से टाइम टू टाइम चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या हो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लिस्ट है पूरी कि जहाँ से वहाँ से इंसर्जेंट्स जो है वो आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, उनको फंड वहाँ से किया गया होता है, ट्रेन वहाँ से किया जाता है, वो आते हैं,
कोई एक जगह चूज़ करते हैं, वहाँ पे वॉयलेंस करते हैं और चले जाते हैं और एक वो वाक़या अफ़साने में तब्दील हो जाता है और उसके बाद हम रो रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो हम तैयार हो रहे होते हैं अगले वाक़ये के लिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसका अगर आपको कला कमा करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप आने वाले दौर में ऐसे कोई भी वाक़यात की जो है वो पहले से ही आप रोकथाम करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा आपके रियासती इदारे पहले से ही काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोक लेते हैं, जो हमारे सामने नहीं आती। लेकिन हुकूमत को भी अब ये मेक श्योर करना चाहिए कि पॉलिटिकली तौर पर देखें उस उन हुकूमतों से पॉलिटिकली तौर पर नेगोशिएट करें। हमें ये बात पता है कि अशरफ गनी के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर सके क्योंकि उसको हम काबुल का प्रेज़िडेंट बोलते हैं, वो काबुल से बाहर उनकी जुरिसडिक्शन है भी नहीं, ठीक है? तो फिर आप जो वहाँ की लिजिट पार्टी है, तहरीक-ए-तालिबान जो है, तालिबान, उनको आप बाकायदा रिकॉग्नाइज़ करें, उनसे आप पैक्ट करें और उनको आप बोलें कि हम हर मुमकिन आपकी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और उनको जो मर्ज़ी उनकी जो मदद करनी है आप वो करें और इंश्योर करें कि वहाँ से आपके यहाँ कोई जो है वो इस तरीके के लोग ना आ सकें। तो आपको थोड़ा-सा एक स्टेप अप करने की ज़रूरत है। रियासती इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। आपको पॉलिटिकली जाके जो है इस तरह के मुआहज़े करने की ज़रूरत है और जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो वो भी आगे बढ़कर जो है वो चीज़ें होने से रोकेंगे और अपनी ज़मीन को ना यूज़ होने देंगे। देखिए यहाँ ये तो हमने बोला था कि अमेरिका का जो एग्ज़िट है अफ़गानिस्तान से, वो इस चीज़ का प्री-रिक्विज़िट है कि अफ़गानिस्तान और रीजन में अमन हो और जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा, तो तमाम एशिया में अमन होगा। उन्होंने कहा था कि "अस फ़सादहु फ़साद एशिया, अस कुशादहु कुशाद एशिया।" दूरस आदमी थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा, तो पूरे एशिया में अमन होगा, अगर अफ़गानिस्तान में फ़साद होगा, तो पूरे एशिया में फ़साद होगा और एग्ज़ैक्टली यही हो रहा है। जब तक आप इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे, पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरिली और तो कभी भी ये मामला नहीं होगा। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट करता रहेगा, आपको फ़िरकावारियत की आग भड़काने की बाकायदा वो डेलिब्रेट कोशिश कर रहे हैं कि हम करें और हम हमारे यहाँ आपको आप पता है लोग बहुत जज़्बाती हैं। इकबाल का एक और शेर मुझे इस बात पे याद आ रहा है, फ़िरका वारियत के हिसाब से उन्होंने कहा था कि ए किरा खफ़ी जली होशियार बाश, गिरफ्तार अबू बकर व अली होशियार बाश। हमारे यहाँ आपको पता है कि एक ग्रुप जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की तरफ जो है उसका जो है वो टिल्ट है और एक जो ग्रुप है वो हज़रत अली की तरफ टिल्ट है, बगैर नाम लिए हुए। तो आपको जो है ये नहीं करना है कि साइड्स नहीं लेनी है, इस्लाम एक कंप्लीट चीज़ का नाम है। आपको उसको लेना है और ये फ़िरका वारियत से बचना है। कुरान में भी साफ़ तौर पे इस बारे में ज़िक्र है कि जो है वो मज़बूती से दीन की रस्सी को मज़बूती से थामो और तफ़रक़े में ना पड़ो। तो दुश्मन आपकी ये फ़ॉल्ट लाइन को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की हमेशा कोशिश करता है। मच का वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और ज़ाहिर है कुरान में जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे और आपस में तफ़रक़ा ना पैदा करो। तो ऐसे अवामिल को तो मेरा ये ख़्याल है कि दोनों तरफ के लोगों को नहीं टैकल करना चाहिए कि वो अपनी ही सफ़ों के अंदर लोगों को देखें जो कि इंतशार फैलाते हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो है वो फ्यूल का काम करें, किसी न किसी आग को भड़काने के लिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को तो ये कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो 2 पार्टीज़ हैं, उन दोनों की तरफ मैं रिलीजियसली बात कर रहा हूँ कि जो 2 फ़िरके हैं, उनके दरमियान तो ऐसी इतनी कोऑर्डिनेशन होनी आपस के लोगों को जो इस तरह के मामला डील कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस तरह की कोई कमेटी बननी चाहिए हुकूमती सतह पे, जो दोनों तरफ की कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मज़बूत कर सके? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें अहमद, तो किसी हद तक इन दोनों ने ही मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा किया है। ये बात तो आपको माननी होगी। क्योंकि इतने वाक़यात हो जाते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, ना करे, लेकिन ये लोग अपने तई जो है वो ये मामलात जो है आपस में ही समझा के बैठ के तय कर देते हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो भी स्कॉलरशिप है और लीडरशिप है, इन दोनों जो हम जमातों की बात कर रहे हैं, उन्होंने मैच्योरिटी का तो मुज़ाहिरा किया है और आइंदा भी दिखाना होगा। गवर्नमेंट को इसको ये करना है कि इसको थोड़ा-सा जो है ना इस प्रोसेस को जो है वो रिफ़ाइन कर देना है और आप एक इस तरह की जो है वो एक इंटरसेक जो आप बोल रहे हैं, एक कमेटी बना दें जहाँ के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव या बाकी सेक है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाएँ और एक वो जो है वो पीरियोडिकली तौर पर जो है वो बैठा करें और डिस्कस किया करें कि आने वाले क्या थ्रेट्स हैं, अगर खुदा ना ख़ास्ता देंगे जो पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमानों को नुकसानदेह हो। तो इस तरीके की चीज़ बन सकती है। गवर्नमेंट का काम है कि इस तरीके से जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे, उनको एक जो है माहौल दे ताकि वो फ्रीक्वेंटली मिला करें और बैठा करें और ये चीज़ें डिस्कस किया करें। अभी तक का जहाँ तक ताल्लुक है उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है, आपने देखा है
ठीक है, जब कोई इंसिडेंट होता है तो एकदम जज़्बात तो भड़कते हैं सबके, लेकिन ये है कि आप देखते हैं कि एक एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक जो है ना सेंस प्रिवेल कर जाता है। तो ये एक अच्छी साइन है और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वो ये कर सकती है कि वो इस तरीके की कोई कमेटी बना दे जो इंटरसेक्ट हो, वो आपस में डायलॉग भी करे और उसकी वजह से हो ये कि इस तरह के कोई और वाक़यात हों तो वो ऑलरेडी उनका दिमाग बना हुआ हो और वो रेडी हों कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा होता है तो आवाम को किस तरीके से सँभालना है और जो है वो मुश्तइल होने से रोकना है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा इसी तरह से और अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क में जो आपस में जो एक भाईचारा है, इत्तेहादुल बैतुल मुस्लिमीन की जो बैनुल मुस्लिमीन की जो बात की जाती है, उसको फ़रोग़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त और आपस में यूनिटी रखने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है क्योंकि ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बिल्कुल ही बाद क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे विज़िट किया, वो वापस जा रहे थे, वापस जाने के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई थी एंड देन फिर उसको मैं कनेक्ट करूँगा कल का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान में रात में 11:41 पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्लैकआउट हुआ और बज़ाहिर तो लग ये रहा था जो जिस तरह से उमर अयूब खान ने जो कि बिजली की जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने ये बोला कि किसी एक जगह पर जो है वो टेक्निकल फ़ॉल्ट आया था जिसकी वजह से जो सारे सिस्टम्स थे वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए ताकि मज़ीद जो सिस्टम्स हैं वो उनको डैमेज होने से बचा सकें। इस वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो मुनक़ता हो गई थी। तो आप इस पूरे सिनेरियो को क्या देख रहे हैं सलमान भाई कि क्या वाक़ई ये टेक्निकल ग्लिच था या फिर जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उससे हट के उससे बरअक्स कोई और चीज़ भी थी जो कि इन्वॉल्व थी? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको हमेशा से जो है ना वो कभी भी पूरा सच कभी नहीं बताता। ये तो हमेशा हर जगह ही है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ और हम कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। जो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि और चीज़ें सरफ़ेस हुई वो ये था कि आपकी कल जो एयरफ़ोर्स थी वो रेड अलर्ट थी और ये ख़दशा था और बाकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि खुदा ना ख़ास्ता गॉड फ़ॉरबिड कि इंडिया की तरफ से जो है वो किसी किस्म के जो है वो मिसएडवेंचर की जो है वो एक्सपेक्टेशन थी। अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें भी तैयार रहना चाहिए। अभी कन्वेंशनल वॉर का ज़माना है नहीं, अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी कुछ ऐसा होता है, तो सबसे पहले दुश्मन जो है आपकी जो पावर ग्रिड है, उसको बंद करने की कोशिश करेगा। हमने अभी रिसेंटली देखा जब यूक्रेन पे कीव पे जब रशियंस आए, तो उन्होंने भी सबसे पहले ग्रिड बंद किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम देख चुके हैं इस तरीके के इंसिडेंट और ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है कि अगर आप पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है, तो आप नेशनल ग्रिड पे हमला होता है, साइबर अटैक होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि हमें इस बारे में जो है वो पहले से तैयार रहना चाहिए और ये ना हो कि हम आखिर में बोलें कि यार यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना कुदरत कभी-कभी आपको जो है वो तैयारी के लिए जो है वो आपको इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं कि आप तैयार हो जाएँ, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएँ। अगर इस तरह के सिनेरियो तो आपके पास क्या जो है वो अल्टरनेटिव होंगे जो आप चूज़ करेंगे उस वक़्त पे एज़ एन इमरजेंसी और तो फिर इस तरीके के वाक़यात होते हैं। तो हमने कल जो वाक़या देखा वो इसी तरह की एक चीज़ थी और हमें जो मुझे एक बात मत भूलिए, मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि जो मोदी है, वो अखंड भारत की जो है वो टाइम पे जो है वो यकीन रखता है। वो अपनी टेन्योर ख़त्म होने से पहले-पहले एक मिस एडवेंचर ज़रूर करेगा। हमें नहीं पता कितने हफ़्ते उसमें बाकी हैं, हमें नहीं पता कितने महीने उसमें बाकी हैं, एग्ज़ैक्टली टाइमिंग नहीं पता, पर ये पता है हमें कि वो ज़रूर एक मिस एडवेंचर करेगा। उसके बाद अगले इलेक्शन में जाने के लिए फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी परफ़ॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। कोविड ने सोने पे सुहागा ये किया है कि जो कुछ था वो भी ख़त्म कर दिया। तो अब उसके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो इंडिया में बिक सकती है बड़े आराम से और वो है एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। कोई छोटा-मोटा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का ड्रामा, कोई इस तरीके की चीज़ अगर वो कर दे, तो वो जो है अपना वो इलेक्टोरल विक्ट्री जो है वो सिक्योर कर सकता है आने आने वाले इलेक्शन में। उसके बाद भी वक़्त कम है, हमारे पास भी वक़्त कम है, अगर तैयारी की बात करें तो। तो इसके लिए हमें मेंटली तौर पे तैयार होना लगेगा। हम इस बात का रेफ़रेंस देंगे, मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग भी इस बात में लिखी थी, उसका भी हम आपको रेफ़रेंस दे देंगे, जो कि वॉर हिस्टीरिया इन साउथ एशिया के नाम से मैंने लिखी थी। तो वो उसमें मैंने पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब किया है कि जो है पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेज़ हैं जियोपॉलिटिकली ख़ास तौर पे मोदी के एरा में, वो क्या हैं? तो फ़ॉल्स फ्लैग जो है एक अटैक हो सकता है, जिसकी प्रिटेक्स्ट पे आप पे हमला कर सकते हैं, जैसे कि पठानकोट में हुआ था। कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, जिस तरीके से कोविड का सिनेरियो बन गया, इसको भी लोग ब्लैक स्वान इवेंट बोल रहे हैं कि इसने दुनिया को अपसाइड डाउन जो है वो चेंज कर दिया।
कुछ भी हो सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, हर जगह से आपको जो है वो हो सकता है आप पे जो है जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके फॉरेन ऑफ़िस को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, आपकी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा आपको मिलिट्री पैक करने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंडली ममालिक से, ख़ास तौर पे आपके चाइना से तो वैसे ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बिल्कुल इसको डॉक्यूमेंट कर दें, इन ब्लैक एंड व्हाइट लें। तुर्की को से जो माहिदे हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आएँ और बाकायदा मिलिट्री करें और बाकायदा उसमें डिस्क्राइब कर दें कि अगर एक कंट्री पे हमला हुआ, तो वो दूसरी कंट्री पर तसव्वुर किया जाएगा। तब जाके जो है वो दुश्मन को वो जो डेटरेंस आप दिखाएँगे, तब जाके जो दुश्मन है ना, वो उसकी जो है थोड़ी-सी हिम्मत घटेगी। आपको पता है आपका दुश्मन अकेला नहीं है, उसके पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कंट्रीज़ मौजूद हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, कुछ लोग ने नाम लेने से भी डरते हैं। तो आप मत भूलिए, जैसे आपका दुश्मन अकेला नहीं है, आपके साथ उसके उसके साथ और भी लोग हैं, जो कि उसको बाकायदा स्ट्रैटेजिकली तौर पर बता रहे हैं कि कहाँ से क्या करना है। बैक एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, हम उसका ज़िक्र कर चुके हैं। वो जो स्पेशल सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे दी जाएगी उसको, तो ये आप देख लें, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को फॉरेन पॉलिसी और ये जो वो कह रहे हैं कि वो मिलिट्री जो है वो ब्रीफिंग जो है वो तवातुर से ले रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से। वो जो भी इंटेलिजेंस उनको मिल रही है, उसकी रोशनी में उनको जो है वो क्योंकि उनका जो डोमेन है वो पॉलिटिक्स है, ठीक है? तो उनको पॉलिटिकली डिसीजन लेने हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो कि उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही है। अहमद। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों को कि एक तरह की अगर ये वाक़ई कल टेक्निकल ग्लिच जो था, तो ये इसको उस ज़मरे में भी देखा जाए कि अगर कोई साइबर अटैक होता है हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं। और इसके अलावा सारे सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान की जो इस तरह की लोकेशन है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान किसी भी इस तरह की जो सिक्योरिटी लैब से उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सलमान भाई और थोड़ी-सी बात करते हैं यूएस इलेक्शंस के हवाले से कि जो बाइडेन जो कि प्रेज़िडेंट इलेक्ट हैं, उनकी जो जीत है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 18 को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो 6 जनवरी को हम एक प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं और वो वाइल्ड होगा। और फिर हमने देखा भी और हमने एक्सपीरियंस किया कि कितना वाइल्ड था वो कि कैपिटल के ऊपर अटैक किया, जो वहाँ की बिल्डिंग है वाशिंगटन डीसी की मशहूर ज़माना कैपिटल हिल, उसके ऊपर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मोदी के उकसाने पे आ भी गए, उन्होंने वहाँ पे तोड़-फोड़ की और बहुत मामलात वहाँ के खराब हुए। तो आप इस पूरे पस मंज़र को किस तरीके से इसका देखते हैं कि क्या मामला थे वहाँ पे और क्या डोनाल्ड ट्रम्प अपनी जो शिकस्त है उसको आसानी से मान जाएँगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे वो अपनी शिकस्त को आराम से और ये बात हमने कई दफ़ा कही है। उसकी वजह है कि वो जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है अमेरिका के में, वो उसको पूरे को चैलेंज करना चाहते हैं और अमेरिकन हिस्ट्री में कोई भी प्रेज़िडेंट ऐसा नहीं रहा जिसने रनर अप रहते हुए भी जो है वो इतने वोट लिए हों। तो कुछ स्टेट्स में जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कई प्रोग्रामों में और भी कि 5 स्टेट्स में डिस्प्यूट था। 5 स्टेट में जो मार्जिन था जिससे वो हारे हैं, वो कहीं तो लेस देन जो है वो पॉइंट 0 अ, लेस देन 0.5% है, कहीं 1% से कम है, कहीं 1.5% से कम है। तो अगर इतना कम मार्जिन हो, तो वहाँ पर जो है वो रिकाउंट भी हो सकता है। तो रिकाउंट की उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी, कुछ जो है वो कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दी, तो वो और दिल बर्दाश्त हो गए। तो ये जो 5 स्टेट का अगर फैसला आ जाए सही तौर पर और वो कह रहे हैं कि रिकाउंट करा दें और दोबारा से ये कर लें, तो जो है वो हो सकता है कि बाज़ी पलट जाए। कैपिटल हिल से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो जो कि दिखते बहुत हॉकिश से हैं, लेकिन वो हैं बड़ा डॉविश से। उन्होंने 4 साल की अपनी टेन्योर में कोई नई कंट्री पे हमला नहीं किया और जो अमेरिका का रोल था वर्ल्ड्स पुलिसमैन उससे वो हो गए। उन्होंने बोला कि हमें वर्ल्ड्स पुलिसमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मामला देखने चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हमारे यहाँ और मामलात हैं, हमें ध्यान देना चाहिए, हमें वॉर पे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, जो उनका मैनिफेस्टो उन्होंने उस तरह करके भी दिखाया है और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि वो किसी नई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े। लेकिन ये बात जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने और ज़ाहिर-सी बात है, जो बाइडेन में बिल्कुल भी दम नहीं था।
कि अगर उनके साथ डीप स्टेट नहीं होती इन्वॉल्व, तो वो उनके बिल्कुल दम नहीं था कि वो जो है डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जो है इलेक्शन जीत सकते। ये सबको बात पता है, जो पॉलिटिकल हल्के में बैठते हैं अमेरिका के, उनको सबको बात पता है। तो उसके बाद हुआ ये कि डीप स्टेट को पसंद नहीं करती थी। उसके बाद आप एक बात और देखें पाकिस्तानी रेफरेंस में, कि उन्होंने उसामा बिन लादेन का जो वाक़या था, जो कि वो एबटाबाद में हुआ था, उन्होंने उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये वाक़या जो है वो फेक है और ये ड्रामा है। तो पाकिस्तान को इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने किसी को नहीं ये बात करते सुनी होगी। हालाँकि अगर ये वाक़या कहीं और होता, तो वो मुल्क इस कदर उसको जो है वो यूज़ करता और एक्सप्लॉइट करता और हेडलाइंस लग रही होती अगले दिन सब जगह पे, लेकिन हमने नहीं किया। उन्होंने वो बाकायदा ट्वीट किया है, इस पूरे वाक़ये को डिस्क्रेडिट किया है। अब तो उनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक्ड हो गया बाय द वे। ट्विटर ने सिटिंग प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो आप ये देखें, ये भी एक नई हिस्ट्री है जो हम विटनेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को वो जो एबटाबाद वाला वाक़या जो है डिस्क्रेडिट किया था डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उसको एक्सप्लॉइट करना किया था, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया ही नहीं। ठीक है? इतनी बड़ी बात है ये, कि वो कह रहा है कि ड्रामा हुआ ही नहीं है, वहाँ पे उसामा बिन लादेन था ही नहीं। मतलब, और हम जो है वो अभी तक यही बोल रहे हैं यार, हमारे हलकों में ये बात हो रही है कि यार था तो कैसे आ गया, सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी, और मतलब ठीक ठीक है, या तो हम नाअहल थे, हमें पता नहीं था तो, और अगर हमें पता था तो हम क्यों उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो मतलब अभी हमारे यहाँ ये बहस है, और वहाँ पे सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये बोल रहा है कि मैं डिस्क्रेडिट करता हूँ, आपको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें अमर, कि हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, कितनी पैसिव अप्रोच है हमारी, कितनी सबमिसिव अप्रोच है हमारी। हम एक सबसर्विएंट कंट्री के तौर पर एक्ट कर रहे हैं अभी। तो इस वाक़ये से आप अंदाज़ा लगा लें। तो बिल्कुल, सही कह रहे हैं समहाउ आप। समहाउ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अच्छे थे। वो अफ़गानिस्तान से कंप्लीट जो ट्रूप्स है उनका विथड्रॉ चाहते थे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ेवरेबल बात थी, क्योंकि अगर अमेरिका चला जाता, तो जो इंडियन एजेंसी रॉ को जो शैडो मिल रहा था वहाँ पे, वो भी खत्म हो जाता और अफ़गान तालिबान टेक ओवर कर लेते, जो कि आपसे फ्रेंडली हैं। तो अफ़गानिस्तान का मामला वन्स फॉर ऑल रिज़ॉल्व हो जाता। अगर प्रेज़िडेंट को एक और टर्म मिल जाती ट्रम्प को। तो आप इस तरह कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे लिए वो बहुत फ़ेवरेबल थे। लगते वो ऐसे हैं, उनकी बातों पे मत जाएँ। उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये वाला वाक़या है। कैपिटल हिल पे आप जो देख रहे हैं वो इनेविटेबल था। सिविल वॉर किसी सिचुएशन बननी थी, अभी तो बनेगी मज़ीद भी, क्योंकि जब ये 20 तारीख करीब आएगी, अभी पूरे 10 दिन बाकी हैं। 20 तारीख को इनकी जो है वो ट्रांज़िशन होनी है पावर की, व्हाइट हाउस में, और अभी 10 दिन हैं। तो इट्स बीन अ डोंकीज़ ईयर जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये बहुत लंबे 10 दिन होंगे, और आप देखेंगे बड़ा वॉयलेंस होगा और सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जा सकती है। ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं वो बहुत ही उनके पास वेपन्स भी हैं, और आपको पता है वो इक्विप्ड हैं। वो इस तरह के लोग नहीं हैं, और आपने देखा भी कैपिटल हिल पे भी जब उन्होंने जो है वो धावा बोला है, तो बाकायदा उनके पास वेपन्स थे और सारा सब कुछ था। तो ये इतनी ईज़ी जो है वो ट्रांज़िशन नहीं होने जा रही, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। इसकी अपडेट हम इंशाल्लाह अगले वाले प्रोग्रामों में भी करेंगे। सिविल वॉर की सिचुएशन बनेगी। प्रेज़िडेंट जाते-जाते एक काम कर गए हैं, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी वाली जो फ़ेज़ था उसको वो एक्सपोज़ कर गए हैं, कि ये जो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में रेजिम चेंज के लिए आ जाते हैं, कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, हम आ जाते हैं, आपका रेजिम चेंज कर देते हैं। आपका सिलेक्टेड, इलेक्टेड जो भी बंदा है हटा देते हैं, हम आ जाते हैं। तो अब अमेरिका जो है वो किसी सूरत जो है वो अ, उनके पास ये मोरल हाई ग्राउंड नहीं है कि कहीं जाएँ और कहें कि हम रेजिम चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो उनका अपना हाल ये है कि कैपिटल हिल पे दिन दहाड़े जो है वेपन्स के साथ जो है कुछ लोग आके धावा बोल दें। तो ये बड़ा एक शर्मनाक जो है वो विजुअल्स थे अमेरिका के लिए, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि इकबाल ने कहा था कि शाख़ नाज़ुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। वो यही कहा था, कि जो शाख़ नाज़ुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। तो इस तहज़ीब के बारे में कहा था इकबाल ने कि अपने खंजर से खुद ही खुदकुशी करेगी। जो शाख़ नाज़ुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। तो ये जमहूरियत जो है वो अपना वो जो फ़िल्थी फ़ेस है, वो दिखा रही है आपको, जिसके लिए हम प्रेज़ करते-करते थक नहीं गए, कि यार ये जमहूरियत में ये फ़ायदे, ये फ़ायदे, ये फ़ायदे। वो अब अपना फ़िल्थी फ़ेस दिखा रही है। जहाँ से ये निकली थी, जहाँ से ये दुनिया में फैली थी, आज वहीं उसका हाल क्या है, ये आप सब लोगों के सामने है, हम सबके सामने है। तो आने वाले दिनों में तो और भी बहुत सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी, और ये नेचर का कानून है कि कोई भी बंदा जाता नहीं है दुनिया से, जब तक कि वो एक्सपोज़ नहीं हो जाता, अगर वो खराब आदमी है तो।
बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारे जो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सार्फ़िन हैं, उन्होंने भी इस पूरी सिचुएशन के अंदर काफ़ी तमस्खुर भी बनाया है। जो अमेरिकन जो लोग हैं, उनकी पूरी सिचुएशन पे कि अमेरिका इज़ नॉट द सेफ कंट्री और हम वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे होंगे, इस हवाले से भी। मूविंग अहेड थोड़ी-सी पाकिस्तान के अंदर बात कर लेते हैं। हमारी एक सोशल जो एक टॉपिक है हम जो जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है मासेस पे, उस हवाले से भी हम बात करते हैं हर प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है सलमान भाई। तो हम थोड़ी-सी बात करना चाहेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान की कि आप समझते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की कैसी हैं? यहाँ पर किन-किन चीज़ों की कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? और ना सिर्फ़ ये इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए कि जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी कोशिश है कि इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 2021 के अंदर उनका जो एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन है, वो ये है कि वो एक तो ये है कि लोगों तक खाना पहुँचाएँ, खाना कोई भूखा ना सोए और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यानी जो इंश्योरेंस है हेल्थ केयर के हवाले से, वो पाकिस्तान के तमाम तर सिटीज़न्स तक जो है पहुँचाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी अच्छी हैं, अप टू द मार्क हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी किस्म का मामला होता है, कोरोना के अलावा और किसी मामलात में अगर पाकिस्तान जाता है, तो उसको आसानी से डील कर सकता है? जी। जी अमर, बेसिकली अगर आप जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है फलाही रियासत की बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि रियासत मदीना और फलाही रियासत की बात होती है। अगर उसकी आप बात करें तो जो जिसमें 2 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको देने हैं, जो इंश्योर करने हैं, वो एक तालीम है और एक सेहत है। ये फंडामेंटल है, ठीक है? जहाँ तक उनका जो इनिशिएटिव है, जो उन्होंने खाने के हिसाब से लिया है, वो बहुत ज़बरदस्त है, कमेंडेबल है, उसको सराहा जाना चाहिए। सेहत के हिसाब से आप 2 चीज़ें देखें, एक तो है बात उनकी कि लोग अफ़ोर्ड कर सकें, जिसके लिए वो हेल्थ कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और अ, होपफुली हमें उम्मीद थी पूरी तरीके से कि वो चारों सूबे हैं और अब तो 5वाँ सूबा गिलगित-बिल्तिस्तान उस तब तक जो है उसकी रसाई होनी चाहिए, तमाम लोगों को उसकी रसाई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि वो अभी तक केपी के तक ही महदूद है और पंजाब जो है वो उसमें किसी हद तक वो इम्प्लीमेंट करने की वहाँ कोशिश की आई है और जो बलूचिस्तान और सिंध है जो वहाँ पर जो है वो मसाइल अभी तक वही हैं और वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। उसमें चंद लाख रुपए की जो लिमिट थी, एक फैमिली के लिए जो कि वो एनहांस भी कर रहे हैं वो लिमिट को। वो ये होता था कि 1 साल की आपकी एक फैमिली की लिमिट होती थी और वो आपको चंद लाख का जो है वो कवरेज देती थी, जो कि अगर आप एक अच्छी सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उसके आपके लिए सफिशिएंट है। एक तो बात हो गई फंडिंग की, दूसरी बात हो गई फैसिलिटीज़। देखिए फैसिलिटीज़ का मामला ये है, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ कि जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची जिसमें हम रहते हैं, उसमें हाल ये है कि जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, बगैर उस कम्युनिटी का नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप जो है वो फिर वो जो सार्कास्टिक होके बोल देते हैं कि जो हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वो एक कम्युनिटी का हॉस्पिटल है। वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत रिलायबल है, जिसमें हम जाके इलाज कराएँगे, वो जहाँ फैसिलिटी अच्छी है, जहाँ सिस्टम अच्छा है, वो एक कम्युनिटी का हॉस्पिटल है। वुड यू इमेजिन इट अमर? मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर और अगर दुनिया की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है आबादी वाला शहर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो रिलायबल हॉस्पिटल है, वो एक कम्युनिटी चलाती हो, ना कि गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना उसकी जो शहरी म्युनिसिपैलिटी, नो, कम्युनिटी। इससे हमारी जो है वो आप बिल्कुल ठीक जो कह है रहे हैं। सेहत सेहत की हालत का आप अंदाज़ा लगा लें। फैसिलिटी एक तरफ है, फंडिंग एक तरफ है। हुकूमत को क्या करना है? सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हुकूमत को ये करना है कि फंडिंग जिस तरह हेल्थ कार्ड है, पहले तो वो आप यूनिफ़ॉर्म ये करें कि तमाम मुल्क को प्रोवाइड करें। अब उसके लिए आपको अगर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़े तो बैठें, लेकिन इंश्योर करें कि ये पूरे पाकिस्तानियों को ये सहूलत हो, ना कि किसी एक सूबे को। ताकि वो जो एहसास महरूमी है, एहसास कमतरी है, वो तो ख़त्म हो और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत तो बलूचिस्तान और सिंध में जो इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब के लोगों को है, जहाँ सबसे ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस है, तो आप वहाँ दें। दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका अपना एक पर्सनल इनिशिएटिव है शौकत खाना, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब उसकी उस सिलसिले की तीसरी कड़ी जो है वो कराची में जो है वो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है।
जो पर्सनल कैपेसिटी आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी अभी आप हैं गवर्नमेंट में, ये आपका हो गया पर्सनल स्टफ, ठीक है? आप मैराथन भी करते हैं, ठीक है ना? आप टेलीथॉन करते हैं, उसके बाद टेलीथॉन करके आप फंडिंग भी करते हैं, ज़बरदस्त, पर्सनल लेवल पे अच्छा काम है। लेकिन हुकूमत में हैं आप पावर में हैं, एज़ अ स्टेट आपको एस्टेब्लिश करने हैं इंस्टीट्यूशंस और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास हेल्थ के, उनको आपको स्ट्रेंथन करना है, उनका निज़ाम अच्छा करना है, वहाँ पे मज़ीद चीज़ें आसान करनी है। सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल है यहाँ पर, सबको पता है कराची में, अगर हम बात कर लें यहाँ की। इस्लामाबाद में पिम्स है, आप लाहौर में बात कर लें मियो हॉस्पिटल है। अब देखिए कम्युनिटी के नामों पे हैं, बहुत सारे मियो हॉस्पिटल देख रहे हैं आप। मतलब स्टेट किधर है इन सब में? स्टेट किधर है? स्टेट कहाँ दे रही है ये सब चीज़ें? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने कराची में भी अगर आप बात कर लें तो बहुत डिस्टेंस पे जाके जो है हॉस्पिटल है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो जो आदमी है, वो रास्ते में ही जहाँ भाग हो जाता है। तो आप ऐसे ज्योग्राफिकली बहुत तौर पर केसेज़ भी हमने देखे हैं। जी। जी, मैं रिसेंटली अभी ब ब बहुत ही रिसेंटली जो है वो हमने विटनेस किया ये केस और सिर्फ़ वजह ये थी, जो अपैरेंट थी, वो तो जो है हयात और ममात तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन इंसान तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात करता है ना, उसको कहा भी एहतियात का गया है। तो वो ये है कि ज्योग्राफिकली भी ये एक ख़ास जो है मुनासिब डिस्टेंसेस पे ये एग्ज़िस्ट करें ताकि सबके लिए रीचेबल हो और फैसिलिटी उनमें अच्छी हो और अगर फंडिंग हो जाए जो कि हेल्थ कार्ड वाली है, तो ये फिर मसला जाके हल होगा। दूसरी बात आप हेल्थ के ज़िम्मे में ये बात ना समझो कि आप सिर्फ़ हॉस्पिटल बना के बैठ गए और सब सही है, नहीं। उसके बाद ये है कि आप जो एनवायरनमेंट है आपका, वो आपने क्या दिया हुआ है? कचरा ये जो गार्बेज मैनेजमेंट है ये इससे जुड़ा हुआ है, आपके माहौल को जो खराब करता है। पॉल्यूशन आपके माहौल से जुड़ी हुई है जो कि खराब करती है। जितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगी लंग्स के इतने मसले होंगे आपको सबको पता है। ठीक है जी। जितने आपको जो खराब पानी आएगा, आपकी जो है वो स्टमक में प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाकर जो है वो हेल्थ के मसले को देखना चाहिए। ये नहीं कि एक हॉस्पिटल आपने इफ्तितः कर दिया, आप कह रहे हैं कि भाई ये स्टेट ऑफ द आर्ट चल रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। वो स्टेट ऑफ द आर्ट चल रहा है ज़बरदस्त, थम्स अप। बाकी बाकी ये क्या करेंगे? और एज़ अ स्टेट आपको काम करना है। इमरान खान साहब पर्सनल कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर शौकत खानम की बात करें हम आपको, ज़बरदस्त। लेकिन अभी आप पावर में हैं, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको जो है वो टेलीथॉन करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेट हैं, आपके पास फंडिंग है, आप जाके और आपके पास फंडिंग नहीं भी है तो इकोनॉमिक्स में एक हमारा कॉन्सेप्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। चीज़ बनाएँ आप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ऑटोमैटिकली चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी। जब बनेंगी तो चलेंगी भी। और बाकायदा सर्वेस कराएँ कि इतनी आबादी वाले कंट्री को, इतनी आबादी वाले शहर को, इतनी आबादी वाले प्रोविंस को कितने इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है। आपको फ़ौरन से ये 1 महीने का काम है, 1 महीने में ये जो है वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी कि एक ख़ास शहर को, एक ख़ास सूबे को, एक ख़ास मुल्क को जिसकी आबादी इतनी हो, उसको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, कौन से पूरी दुनिया में आपको ये चीज़ें मौजूद हैं। आपके करीब के जो कंट्री है, जो आपकी जिनकी आबादी आपके करीब-करीब है, आप उनका मॉडल उठाएँ, स्टडी करें, महीने का काम है, रिपोर्ट तैयार होगी, आपके सामने होगी टेबल पे, आप उसके बेसिस पे डिसीज़न लें, रैशनल डिसीज़न लें, इन्फॉर्म्ड डिसीज़न। ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश पे मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। जैसे हमारे यहाँ होता है माज़ी हुकूमत ने फीता काटने के लिए, तस्वीरें खिंचाने के लिए एक जो है हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया अपने नाम पर, स्टेट ऑफ द आर्ट दिखा दिया। सस्टेन कैसे करेगा, चलेगा कैसे, बिज़नेस मॉडल क्या होगा उसका कुछ भी नहीं पता। बस वो जो है वो रिबन कटिंग सेरेमनी हो गई, तस्वीर खींच गई। चलो भाई हमने इफ्तिताह कर दिया, वो तख्ती लग गई जिसपे लिखा होता है ना कि इफ्तिताह इन्होंने किया है। इस तरीके से नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाएँ हेल्थ की और जहाँ पर आपके जो है वो फिगर ये हो कि 30 से 40% के दरमियान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती हो, तो वहाँ पर आपको देखें ये जो सेहत के जो मामलात हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं, वो किस तरह अफ़ोर्ड करेंगे? अगर उनके पास हेल्थ कार्ड भी नहीं हो, फिर वो क्या करेंगे? आप ज़रा सोचें कि जो एक मिडल क्लास आदमी अगर उसके वो जो है वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाता है, तो उसको फंडिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आप सोचें जो खुद ख़तरे-गुर्बत से नीचे जो लोग रह रहे हैं, इतनी आबादी हमारी 30% के करीब तकरीबन, वो कैसे सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी? और ज़िंदगी जो है वो बेचारे काट रहे हैं, गुज़ार नहीं रहे और जी नहीं रहे। तो आपको इस तरह देखना और ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्ट किया हुआ है, ख़ास तौर पे तालीम और सेहत और खुराक की फराहमी। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा
वरना फलाही रियासत का जो ख्वाब है वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ़ बातें करते रहेंगे, अच्छी तकरीरें सुन लेंगे और फ़ैसिनेट हो जाएँगे। लेकिन ऐसे जज़्बाती कौम जो है वो हम थोड़ी देर के लिए फ़ैसिनेट हो जाएँगे, फिर हम भूल जाएँगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर काम करना है, जिसको कहते हैं कि आपने स्ट्रेटेजिक काम करना है, तो ये सारे एंगल देखने, इसकी फंडिंग देखनी होगी, फैसिलिटी देखनी होगी। और मैंने इससे अच्छा आपको क्या मिसाल दूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे ये कराची का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, वो एक कम्युनिटी चला रही है और आप उसकी तारीफ़ करते-करते थकते नहीं हैं। क्या क्या सिस्टम है, क्या सफाई है उसके अंदर और क्या हिसाब-किताब है। वो एक कम्युनिटी से चला रही है। आप एज़ अ स्टेट क्यों नहीं चला पा रहे? एक कम्युनिटी आपसे बढ़कर है क्या? एक कम्युनिटी जो है, माना वो जो एक डिसिप्लिन कम्युनिटी है। आप एक डिसिप्लिन बेस एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मतलब नहीं बना पा रहे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी गवर्नमेंट चलाने का और ये फलाई। तो हर शहर में बनाएँ आपको जहाँ ज़रूरत हो और वहाँ का सिस्टम चलाएँ। शौकत खानम पैरेलल चलता रहेगा प्रोजेक्ट वो आपकी इमरान खान साहब का पर्सनल इनिशिएटिव है, वो चलता रहेगा। और ये जो एज़ अ स्टेट जो आपको एक्ट करना है, क्योंकि अभी आपके पास पावर है। कल को आपके पास खुदा ना खास्ता पावर नहीं होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास अब तो पावर नहीं है, मैं क्या करूँ? जब आपको अल्लाह ताला ने पावर दी है, इज़्ज़त दी है, इसको यूज़ करें और जो वज़ीर सेहत हैं आपके, वो नज़र नहीं आते, उनको भी नज़र आना चाहिए और उनको जो है रीट्वीट करने से ज़्यादा जो है ना, वो काम पे ध्यान देना चाहिए। चाहे कि वो इमरान खान की हुई ट्वीट को रीट्वीट करें बस और यही उनका काम है। वज़ीर सेहत को स्टेप अप करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। 2.5 साल वैसे ही गुज़र चुके हैं, 2.5 साल का है। ऐसा ना करें कि बिल्कुल आखिरी साल पे सारी जो है वो जो है रिबन कटिंग करें फ़ोटो सेशन के लिए जो कि पिछली हुकूमतें करती थी। अगर कोई काम आखिरी साल तो इसलिए होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको दिखाते हैं कि देखें जी हमने ये 4 साल किया, ये 5वें साल ये चलता हुआ फंक्शनल चीज़ आपको दे के अब हम रुखसत हो रहे हैं। ये आखिरी साल इसलिए होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो 5वाँ साल होता है हुकूमत का वो ये होता है, अगर उसको 5 साल दे दिए जाएँ, ये भी एक बात है क्वेश्चन मार्क है। 5वाँ साल इसलिए होता है कि आप जो है वो रिबन कटिंग कर होते हैं कि देखिए हम इफ्तिरा करके जा रहे हैं। अब अगली गवर्नमेंट इसको टेकअप करेगी। इस तरह नहीं होता। इस तरह आप करेंगे तो आप में और पिछले वाली गवर्नमेंट में क्या फ़र्क रहेगा? तो वो वाली बात है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलमान भाई और मेरे ख़्याल में इस चीज़ को अब जो है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करना चाहिए क्योंकि इनिशियली तो हुकूमत के मामला जो है वो उनको हैंडल करना प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अब वक़्त आ गया है कि उन्हें जो है वो प्रॉपर्ली जो है इन चीज़ों को टेक अप करने की ज़रूरत है और जो लोग काम नहीं कर रहे या जो सो रहे हैं, उनको थोड़ा-सा जगाने की ज़रूरत है ताकि ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। एंड आई होप एंड प्रे कि ये मामला बिल्कुल सही हो जाएँगे और जो हमारी तरसी हुई आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे इतने साल से जो पिसते चले आ रहे हैं, उनको जो है ये तमाम तर फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर की और बाकी जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसका ज़िक्र आइन में भी हमारे, उनको ज़रूर रिसीव होंगी और वो जल्द से जल्द इससे फ़ैज़याब हो सकेंगे। तो जनाब इस बात के साथ हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और आखिरी हिस्सा हमारा जो है हमेशा बुक रिकमेंडेशन होती है, बुक ऑफ द डे। आज की सलमान भाई क्या होगी? हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। आज की जो हमने बुक जो है वो रिव्यू के लिए जो आपके लिए व्यूअर्स के सामने लाए हैं वो है द आर्ट ऑफ वॉर। ये एक चाइनीज़ डॉक्ट्राइन की बुक है। ये अभी आपकी स्क्रीन पे भी इसका जो है वो टाइटल आ जाएगा। बेसिकली ये एंशिएंट चाइनीज़ जो है वो डॉक्ट्राइन है वॉर के लिए कि जब वो वॉर में जाते थे तो वो उनके जो स्ट्रेटजीज़ जो उनके दिमाग में होती थी, वो क्या होती थी, उसके बेस पर ये एक किताब है। लेकिन इसको आप प्रॉपर्ली जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ़ को जो उसमें ओपोनेंट्स को, कॉम्पिटिटर्स को अगर आप बिज़नेस रिलेटेड हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर को और जो है वो भी सोशल लाइफ़ में उनको आप जो है हैंडल करने के लिए, कैटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस किताब से इस्तीफ़ादा आप हासिल कर सकते हैं। सन त्ज़ू इनके ऑथर हैं, चाइनीज़ डॉक्ट्राइन है। और ज़बरदस्त है, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है। बेसिकली तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी पे लिखी गई थी किताब और दुनिया का कोई मेरे ख़्याल में वॉर कॉलेज ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये किताब पढ़ाई नहीं जाती। तो ये पढ़ने वाली किताब है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी किताब नहीं है कि आप ना पढ़ सकें। बहुत दक़ीक़ किताब नहीं है, बहुत ही जो है छोटी-सी किताब है, लेकिन आपको बहुत सारे जो है वो लाइफ़ लेसन्स जो है वो दी जाएगी। अ, बनी बेसिकली ये लिखी गई थी एंशिएंट चाइनीज़
उसमें इसलिए गई थी कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी को देखती थी, लेकिन आप इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर ओपोनेंट्स को जो है वो आप जो है वो उनकी स्ट्रैटेजीज़ को काउंटर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाकायदा बताया है कि आपकी आपकी वीकनेस क्या है, जब आप वीक हो तो आप क्या करें, जब आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या करें, जब आपके पास अपॉर्च्युनिटी हो तो आप क्या करें। आपके पास सिनेरियो बेस्ड चीज़ें बताई गई हैं और एक-एक इसका जो है वो जुमला जो है वो पढ़ने के लायक है। और हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, हमारे बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि वो उनको स्ट्रैटेजी तो पढ़ाई नहीं जाती। उनको ये बताया जाता है कि वो डे टू डे ऑपरेशन कैसे चलाना है। चाहे वो आप किसी भी जो है वो वर्क प्लेस पे चले जाएँ और आप देखें तो वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड ये होते हैं कि आज हम बस अपना काम ख़त्म करें और जाएँ। तो उनको ये तो होता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजी कोई चीज़ होती है, स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हैं। कोई पीछे आपके कोई डॉक्ट्राइन होता है जिस पे आप कर रहे होते हैं, तो उस किस्म की किताब है। ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे रिकमेंडेड है और जो बिज़नेस लीडर्स हैं उनके लिए भी, जो स्ट्रैटेजिक अफ़ेयर्स में इन्वॉल्व हैं, उनको ये पढ़नी चाहिए कि किस तरीके से जो है आपकी ऑर्गनाइज़ेशन, आपकी मतलब अगर वो वीक पोज़ीशन में है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में कैसे ले जाना है। अगर कोई थ्रेट्स हैं, तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है। आपके जो एनिमीज़ हैं, ओपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आपको कैसे हैंडल करना है टैक्टफुली। हर दफ़ा आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ डॉक्ट्राइन है, ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिप्लोमा नहीं गई, लेकिन बहुत वाइज़ अप्रोच लेके दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है वो और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो हर्द उठाने की ज़रूरत हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, 90% मौक़े ऐसे होते हैं जो आप अपने अक़ल से ही जो है मामला हल कर जाते हैं। बहुत आख़िर में कभी आपको जो है वो तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपको बहुत रेयर केसेज़ में, बहुत आख़िर में जाके उसकी ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले जो काम करना होता है, वो अपने अक़ल से करना होता है। उस सिलसिले की ये एक ज़बरदस्त किताब है, पढ़ने की ज़रूरत है। स्टूडेंट ज़रूर पढ़ें, ख़ास तौर पे जो स्ट्रैटेजिक अफ़ेयर्स में इन्वॉल्व हैं, वो ज़रूर पढ़ें, जो प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, वो ज़रूर पढ़ें, ताकि उनको पता लगेगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे लिखी गई किताब है, लेकिन मैंने वहाँ के इक्वली जो है वो यूज़फुल है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी और बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में भी। तो लोग और मैंने आपको बताया इसकी अफ़ादियत का कि कोई दुनिया का भाई शायद ही कोई वॉर कॉलेज हो जहाँ पर ये नहीं पढ़ाई जाती हो, इंक्लूडिंग हमारे अपने वॉर कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो ज़बरदस्त किताब है, कोई बहुत मुश्किल किताब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है। आप कोई सी भी ट्रांसलेशन पढ़ लें। मेरे ख़्याल में उर्दू में भी अवेलेबल है ये और इंग्लिश में तो है ही बिल्कुल और बहुत ज़्यादा सराही जाती है। हज़ारों मतलब कई मतलब हज़ार साल पहले लिखी गई किताब है। तो और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो स्टिल वैलिड है उसकी में कही हुई चीज़ें। तो इससे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एंशिएंट चाइनीज़ विज़डम है, जो कि हमारे लोगों को लेने की ज़रूरत है। हमारे लोग एक गलती ये करते हैं कि अपने आप को अक़ल-ए-कुल समझ लेते हैं कि जो बस हम हमारे लीडर कर रहे हैं, बस वही आख़िर है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन 8000 साल से सर्वाइव कर रही है और वो अपने आप को जो है वो कंट्री बोलते भी नहीं है। वो अपने आप को सिविलाइज़ेशन बोलते हैं। ये आप याद रखें जो 8000 साल से कोई जो है वो सिविलाइज़ेशन सर्वाइव कर रही हो, तो लाज़िम बात है कि किसी वाइज़ डॉक्ट्राइन पे वो खड़ी होगी, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजीज़ होंगी, उनके सर्वाइवल कुछ टैक्टिक्स ऐसे होंगे, जो आपसे जो है वो बिल्कुल मुनफ़रिद होंगे। तो आपको वो सीखने की ज़रूरत है। हमें वैसे भी कहा गया है कि सीखना चाहिए और हमारे दीन में भी ये है कि जो जो इल्म है, वो मोमिन का पोशीदा जो है वो खज़ाना है, उसे जहाँ मिले वो हासिल कर ले। तो उस बेसिस पे भी आपको बल्कि एक एक हदीस में तो बाकायदा चीन का ज़िक्र है कि इल्म हासिल करता है तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो आज हम आपको चाइनीज़ जो है वो एक किताब रिकमेंड कर रहे हैं, ज़रूर पढ़िए और जो है बाकी लोगों को भी इसको रिकमेंड कीजिए और इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि अपने ओपोनेंट्स और कॉम्पिटिटर्स और जो ये मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, दुश्मनों से आपको किस तरीके से जो है वो उनको हैंडल करना है और किस तरीके से उनको बेटर करना है। तो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। हैविंग सेड दैट इस किताब के रिकमेंड करने के साथ-साथ हम ये फिर दोबारा से एक रिमाइंडर के तौर पर आपको एक हम्बल रिमाइंडर दे दें कि ये सारी किताबें अपनी जगह, कुरान मजीद अपनी जगह, उम्मुल किताब, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका साथ कभी ना छोड़ें, उसको पढ़ते रहें, उसको सुप्रीम रखें, वो प्राइम है, सुप्रीम है, उसको हमेशा पढ़ते रहें और उसकी सप्लीमेंट्री के तौर पर आप ये सारी किताबें पढ़ें, तो फिर देखें आप, फिर वो बैलेंस का हम ज़िक्र बार-बार करते हैं कि जिसमें दीन और दुनिया की जो बैलेंस अप्रोच है, जो हमें लेने की ज़रूरत है, जो हमारे स्कॉलर्स को लेने की ज़रूरत है, जो हम लेकनेस देखते हैं कि हमारे स्कॉलर्स या तो वो एक तरफ टिल्ट हो गए या एक तरफ दुनियावी लोग हैं जो एक तरफ टिल्ट हो गए और दोनों ही जो है वो ब्रिज गैप ही नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम वो बैलेंस लेके नहीं चल रहे जो हमारे दीन ने बताया था दीन और दुनिया का जो बैलेंस लेके चलना है। क्योंकि जब आपने अपने दुश्मनों से नंबरदाज़ आज़मा होना है, तो आपको उनका सिस्टम भी समझना पड़ेगा, आपको उनकी डॉक्ट्राइन्स भी समझने पड़ेंगे, आपको उनकी भी समझनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजी भी समझनी पड़ेंगी।
तब जाके कहीं जाके आप एबल होंगे कि उनके आने वाले मामलात को जो है वो एंटीसिपेट कर सकें और प्रोएक्टिवली जो है उनको काउंट कर सकें। इसी नोट पे अहमद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने इतना डिटेल रिव्यू दिया है इस बुक के हवाले से, एंड आई होप कि जो भी हम बुक रिकमेंडेशंस करते हैं हमारे जो नाजरीन हैं वो सच बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करते होंगे। ट्विटर पे सैयद सलमान शाह को फॉलो करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल है सलमान शाह अंडरस्कोर सैयद। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अहमद जलील। इसके अलावा आप तुरफा तमाशा के ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/तुरफा तमाशा पे जाके ना सिर्फ आज के एपिसोड बल्कि इससे पहले जो 6 एपिसोड हैं हमारी, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। अपनी कीमती आरा का हमारे साथ ज़रूर इज़हार कर सकते हैं आप तुरफ़ा तमाशा के पेज पर आके आप हमें इनबॉक्स करें। हमें बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हम क्या चीज़ मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और आज की इस एपिसोड को और पिछली एपिसोड्स को अपने तमाम तर जो आपके हल्का अहबाब हैं, आपके ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शेयर कीजिए सो दैट कि कारवां बनता चला जाए और हम सच के सफ़र में हमारे साथ और लोग भी शामिल होते जाएँ। अपने होस्ट अहमद जलील को और साथ में हमारे तज्ज़ियाकार सलमान शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहर के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।